हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपना का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त आज 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार है। हम लोग रोज 9 बजे मिला करेंगे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी अवस्था में, एक नई उम्मीद के साथ कि 2024 जो आया है ये हमारा साल नहीं बदलेगा, केवल हाल भी बदलने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि अगले दफा जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम ये दमखम के साथ कह सकें कि हमारा साल भी बदल रहा है और हमारा हाल भी बदलेगा या बदल चुका है। ठीक है दोस्त, तो इस उम्मीद के साथ करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। आज से पहली क्लास है ये आपकी यूपीपी, आरओ, एसएससी जीडी सभी के परिप्रेक्ष्य में 1 नंबर की क्लास है। आप इसको क्लास को अटेंड करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या सर? पहला प्रश्न आपका है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा कितने वर्ष कर दी गई है? ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया आपसे कितने वर्ष कर दी गई है। ठीक है दोस्त, अब ऑप्शन ए है 67 ईयर्स, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 72 या 72 वर्ष, ऑप्शन डी है 75 वर्ष। ठीक है दोस्त, अब बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो राज्यसभा है इसने 20 दिसंबर को और लोकसभा ने 19 दिसंबर को, मतलब ये 19-20 का फर्क है लोकसभा और राज्यसभा में। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, इसको जो है पारित किया गया। यह विधेयक वस्तु एवं सेवा कर CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल गया है। इसमें जो अपीलीय अधिकरण बना है, अपीलीय अधिकरण, इसमें जो अपीलीय अधिकरण बना है मेरे दोस्त, इसके अध्यक्ष की जो आयु सीमा है, पहले ये राज्य के पास सुरक्षित होता था। इसमें जो अपीलीय अधिकरण है, इसके अध्यक्ष की जो पहले आयु सीमा 67 ईयर थी, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब कितनी कर दिया गया इसको बढ़ा करके? अब इसको बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया गया। दोस्त कितने? 70 वर्ष। और जो पहले सदस्य थे उनकी 65 ईयर होती थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब जो सदस्य है उनकी भी क्या 67 ईयर कर दिया गया। दोस्त तो इसका अगर हम जवाब दें कि अध्यक्ष की, चूंकि हमसे यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष की आयु सीमा, तो वो है आपकी 70 ईयर, 70 वर्ष। बात कर लेते थे। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है, हो सकता है आपको दिख जाए एग्जाम में। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नाला सोपारा। देखिए NH6 नाम सुने होंगे आप, नेशनल हाईवे 6, NH6 को हजीरा पोर्ट, किस पोर्ट? हजीरा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है और प्रति टन स्टील उत्पाद का लगभग 180 से लगभग 200 किलोग्राम तक यह स्टील स्लैग बनता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग की डिजाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत ही राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह या हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया। कहां पे? ऑप्शन ए सूरत हजीरा बिल्कुल क्या इसका सही जवाब है। बात क्लियर दोस्त? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, 2 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको उसका अच्छा परिणाम मिला होगा। हाल ही में देश के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? यूपीपी का पिछला पेपर उठा के आप देखें तो ऐसे प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्त, क्योंकि उस टाइम भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तो ये उम्मीद कर सकते हैं इस बार भी ऐसे प्रश्न आएंगे, तो हम लोग प्रिपेयर रहें। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। बताइए सर कितने राज्यों में अभी हाल ही में जो 3 दिसंबर हमारा बीता है,
हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जो 3 दिसंबर बीता है, अभी यहाँ पे इस 3 दिसंबर को ही चुनाव परिणाम आए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है 5। अब आप कहेंगे सर ये 5, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दे और कहे इनमें से कौन कहाँ चुनाव अभी हाल ही में संपन्न नहीं हुए, तो आप पांचों के नाम समझ लीजिए। पहले तो आप जाएंगे कहाँ पे, राजस्थान जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे घूमने, राजस्थान जाएंगे, जो यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीती है, ठीक है, बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। उसके बाद यहाँ से राजस्थान से छटकेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चले जाएंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार खत्म, मतलब वहाँ पे जो है मनमोहन यादव जी चुने गए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़। कहाँ पे, छत्तीसगढ़। हो सकता है आपसे पूछे भाई यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय बनाए गए, ठीक है दोस्त। अब ये तो हो गए। अब 2 अति महत्वपूर्ण, एक तो है आपका तेलंगाना, यहाँ पे कांग्रेस जीती है, एकमात्र 5 राज्यों में एकमात्र राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है आपका तेलंगाना के बाद आता है मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। बात क्लियर दोस्त। तो ये सारी चीजें इसमें राइट आंसर आप कर लीजिए। बाकी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आप सभी के बीच में आते रहेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में या तो हूबहू या फिर ऐसे ऑप्शन से देकर के पूछे जाएंगे। ये अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। अब भारत और ... के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगरतला की बात कर लेते हैं भैया। देखिए कभी कभी एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको थोड़ी सी 1-2 चीजें ध्यान देने वाली होती है कि भाई वो कहाँ से संबंधित है ना। तो जाहिर सी बात है अगरतला जो है ये बांग्लादेश भारत, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कौन, शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच, कहा, भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। त्रिपुरा का अगरतला और बांग्लादेश का औखरा, ठीक है। अगरतला और औखरा के बीच में ये जो रेल लिंक परियोजना है ये चलाई जा रही है। जो अगरतला और औखरा के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत का बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कलकत्ता के बीच वाया ढाका जाने से समय की लगभग 10 घंटे की बचत हो रही है, ठीक है। इसमें भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए लगभग 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है। बात क्लियर दोस्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5वां नंबर, नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक का पूरे देश में द्वितीय स्थान रहा है। ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जो है ये जारी की गई। नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई। ये पहली दफा ये रैंकिंग जारी की गई है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें क्या है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, जो कि तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के अंतर्गत आता है।
और नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में देश भर के उत्कृष्ट ब्लॉकों द्वारा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए गए हैं उनकी प्रगति को दर्शाया गया। तो पहले नंबर पर तेलंगाना आ गया। तेलंगाना का तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक आता है। और हमसे क्या पूछा, हमसे दूसरे नंबर पूछा सर। तो दूसरे इस रैंकिंग में जो दूसरे स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिले का जो कौशाम्बी ब्लॉक है वो है। इसमें आपका प्रयागराज भी गलत हो जा रहा है, प्रतापगढ़ भी गलत हो जा रहा है और अंबेडकर नगर भी क्या है, गलत जवाब है। बात क्लियर है मेरे दोस्त। इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। छठा नंबर, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। ये कहाँ संपन्न हुआ है तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा पणजी में। कहाँ पे? गोवा पणजी में संपन्न हुआ है। बात करें मेरे दोस्त तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग किसी दिन ऐसे एक एक करके, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसका ले लेंगे, या जो 24वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसका ले लेंगे। एक एक करके हम 2-3 मिनट की वीडियो बना लिया करेंगे। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और हमें पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद कहाँ पहुंचा? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहां पे? दार्जिलिंग इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्त साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा है। इन 2 जोड़ों का नाम, एक का नाम लारा है, क्या है नाम? एक का नाम लारा है और दूसरे का नाम अकामास है। क्या नाम है? अकामास नाम है। बात क्लियर है। इनको कलकत्ता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस से दार्जिलिंग पहुंचाया गया है। ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की है। ठीक है, मामला क्लियर दोस्त। तो इसमें राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर, भारत का पहला सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जो है ये पहले कहाँ था, पहले तो ये जान लेना है। तो अगर बात कर लें कि भाई इस जो ये परियोजना है, सर्कुलर रेलवे बनाने की जो परियोजना है, इसके बारे में बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी। ठीक है, हालांकि इसके लिए प्रयास भी किए गए। चेन्नई जो है इसमें प्रयास भी किए। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा लगभग 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे है, लेकिन अभी इससे बड़ा बनाया जा रहा है। इससे बड़ा कहां बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु इसका सही जवाब है। अब आप कह रहे होंगे साहब इसमें 235.5 तो यही है, अब वो कितना बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा 287 किलोमीटर। क्या बनाया जाएगा? 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी, जो इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। यह नेटवर्क अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बात क्लियर मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में भारत के नृत्य को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए मूर्त विरासत घोषित किया। क्या? मूर्त विरासत घोषित किया। तो इसमें ऑप्शन है उड़िया, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो हाल ही में भारत के राज्य गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य सूची में शामिल होने वाला
15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में इस सूची में दुर्गा पूजा को, जो कलकत्ता की दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा जो कलकत्ता की, उसको सम्मिलित किया गया था। बात क्लियर है दोस्त? तो इसको आप सही जवाब करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी गरबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? देखिए अभी हाल ही में अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व मत्स्य दिवस के, जाहिर सी बात है अब आप कहेंगे साहब विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस ये कब मनाया जाता है सर? तो विश्व मत्स्य दिवस जो है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है ये घोषणा की कि गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में घोल मछली जो है ये हमारी क्या होगी? ये राज्य मछली होगी। बात क्लियर दोस्त? तो हमारी राज्य मछली कौन सी है? हमारी राज्य मछली आपकी गुजरात की घोल मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले। ये बेहद ही अच्छा जो है प्रश्न है, और अब इसमें ये भी है कि भाई सबसे सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला, ये भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका दिया है, क्या क्या दिया सर? आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर बात कर लें कि भाई एक दिन में सर्वाधिक जो है किसको मिला है जीआई टैग, तो बेसिकली इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो उत्तराखंड राज्य है इसमें एक दिन में सर्वाधिक इसने कितना 18 जीआई टैग प्राप्त किया, और 9 इसके पास पहले से था। तो अभी वर्तमान में कितना हो गया इसका? 27 जीआई टैग हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें जैसे बेरीनाग चाय हो गया, बिच्छू बूटी कपड़ा हो गया, मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा फल, चौलाई, इसको रामदाना हम लोग बोलते हैं, चौराई बोलते हैं यहाँ पे, बुरांस का रस, पहाड़ी, तूर दाल हो गया, लिखाई, लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल की मोमबत्ती, रंगवाली पिछौड़ा, लीची, आड़ू, रमन मुखौटे, है ना, अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, ये सारे यहाँ पे जो है वो दिए गए। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाया गया, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी रीवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि साहब सबसे जो भारत का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया गया है दिव्यांगजनों के लिए, ये कहाँ बनाया गया? तो सबसे पहली बात तो ये, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। कहाँ पे? ग्वालियर में ये बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसका नाम जो रखा गया है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पर ये रखा गया। ठीक है दोस्त, इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे 3D प्रिंटेड डाकघर। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं? 3D प्रिंटेड मंदिर। डाकघर कहाँ पे था? बेंगलुरु में था। आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। ठीक है दोस्त, अब इसमें बताइए 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो जाहिर सी बात है ये बनाया गया है तेलंगाना के हैदराबाद स्थित जो केरल के सट्टीपेट जिले के बुरुगपल्ली में बनाया गया है। ठीक है, जिसका अनावरण 28 नवंबर 2023 को किया गया है। 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया इसको, और यह अभिनव निर्माण एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है।
बात क्लियर दोस्त। तो इसका राइट आंसर, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है तो आप बताइएगा कहाँ पे, तेलंगाना में है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे तो आप बताइएगा कहाँ पे, बेंगलुरु में। बात क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क में भारत के किन 2 जगहों को सम्मिलित किया है? आपका ऑप्शन है कोझिकोड ग्वालियर, ऑप्शन बी है सूरत ग्वालियर, ऑप्शन सी है ग्वालियर अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कोझिकोड अहमदाबाद। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर की अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम सूची में 2 स्थानों को इसने स्थान दिया है। एक तो कोझिकोड, ये कहाँ का है? ये तो केरल का है। कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में, किस शहर के रूप में? साहित्यिक शहर के रूप में इसको मान्यता मिली है। और ग्वालियर को, एक और राज्य है ग्वालियर मध्य प्रदेश का, इसको संगीत के शहर के रूप में मान्यता मिली है। किस शहर के रूप में? संगीत के शहर। मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई अभी हाल ही में यूनेस्को ने साहित्यिक शहर किसे घोषित किया है तो आप बताइएगा कोझिकोड को, और अगर आपसे कोई पूछे कि संगीत शहर के रूप में किसको यूनेस्को ने नामित किया है तो वो होगा ग्वालियर। बात क्लियर है? अब कोझिकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल होने के बाद भारत में लगभग कितने शहर भारत के सम्मिलित हो गए? 8 शहरों को सम्मिलित कर दिया गया है। बात क्लियर दोस्त। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में भारत के किन जगहों को सम्मिलित किया गया है तो कोझिकोड और ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए दमोह, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी भोपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सबसे बड़ा अभयारण्य तो मेरे दोस्त मध्य प्रदेश के दामोह जिले में, कहां पे? दामोह जिले में सब देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नोरा दोही अभयारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है, और यह अब देश का 54वां अभयारण्य होगा, 54वां बाघ अभयारण्य होगा। बात क्लियर दोस्त। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 54वां बाघ अभयारण्य कहाँ का है तो आप बताएंगे सर ये दामोह में। ठीक है, दामोह मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी नया जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सोनभद्र। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए बात कर लेते हैं सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद की। तो यह 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर लगभग 4000 वेदों के श्लोक अंकित है। मंदिर के भव्य नक्काशी दी गई है। मंदिर की 7 मंजिलें 7 चक्रों को समर्पित हैं। तो इसका जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है कहाँ हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और कहाँ पे किया है? वाराणसी में किया है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी कंबोडिया में, ऑप्शन डी भारत में। देखिए बात कर लेते हैं कि भाई भारत की बात हो तो भारत के बाहर हो रहा, मतलब ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया। और कंबोडिया की बात कर लें सर तो ओंकारवाट जो मंदिर है लगभग ये 500 एकड़ में फैला हुआ है कंबोडिया का। तो ये तो भाई बाहर जो पहला 1 नंबर पे है ना। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर की बात हो रही है सर, तो दूसरा जो है सबसे बड़ा मंदिर ये अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे? न्यू जर्सी के रोबिन्स विले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया 8 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया था? ऑप्शन ए सिलकियारा, ऑप्शन बी रेट होल, ऑप्शन सी चिनानी नसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी पूरे देश का पूरे विश्व की निगाह भारत की तरफ थी, तो ये एग्जाम में आने की पूर्ण जो है संभावना इसकी है।
तो जो अभी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, इसमें जो हालांकि निर्माणाधीन है, इसकी जो सुरंग है, इसमें इस सुरंग का नाम है सिलक्यारा सुरंग। क्या? सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग में करीब 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से सुरंग फंसे हुए थे। इनको 28 नवंबर को जो है सुरक्षित निकाला गया। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप याद रखिएगा, सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग में जो आपके 41 श्रमिक थे वो फंसे हुए थे। 19 नंबर पर चलते हैं सर। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। भारत, अगर बात कर लेते हैं भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो भाई भारत की जो भारतीय सेना है इसने इसका उद्घाटन किया, और मनोज पांडे जो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। WWT इसको बोलेंगे, वर्टिकल विंड टनल। ठीक है, तो ये कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश के, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है। इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना। इसमें वर्तमान में कितने देश सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 188, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 190, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था का सदस्य बना है। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। इसमें वर्तमान में, जैसे अगर बात कर लेते हैं कि भाई ये संस्था, पहली बात तो ये कि कब स्थापित हुई। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये संस्था कब स्थापित हुई, तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कब? 1963 में की गई है। ठीक है, इसमें वर्तमान में 189 जो है देश इसमें सम्मिलित हैं। 188 देश, अगर आपसे पूछे 188 देश प्लस एक कौन है? यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है, इस उम्मीद के साथ कि आपका 2024 बहुत अच्छा बीतने वाला है। इस साल अपना आप हाल बदलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, भाई बहन का प्यार संजो के रखें, आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।